वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, पढ़ रहे थे हम अर्धायु, उसके पॉइंट्स के बारे में, अर्धायु, माध्य आयु, इनके बारे में, और क्वेश्चन किया था हमने एक। उसके बाद उसमें जो पॉइंट था आपका 4 हो गए थे, 5 पॉइंट है उसमें आपका 5 पॉइंट उसमें डाले सक्रियता, एक्टिविटी। किसको डालोगे आप? सक्रियता को, एक्टिविटी। क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया था लास्ट वाला, जिसमें वो विकसित हो रहा था यूरेनियम और रेडियम तक जा रहा था। तो कौन कौन से कण उसमें इमिट हो रहे थे, डिके हो रहे थे, उसके बारे में बताना था। उसके बाद एक्टिविटी, सक्रियता के बारे में पढ़ना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो विघटन की दर है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, उसके विघटन की जो दर है वो कितने के बराबर आ रही थी? लैम्डा एन। तो इसका जो मोड है वही क्या कहलाता है? एक्टिविटी कहलाता है, जिसे हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर ही क्या कहलाती है? उसकी एक्टिविटी। कि एक सेकंड में कितने पार्टिकल विघटित हो रहे हैं, मतलब एक सेकंड में यदि 2 पार्टिकल विघटित हो रहे हैं, कोई अन्य तत्व है उसमें 10 पार्टिकल विघटित हो रहे हैं, तो किसकी एक्टिविटी ज्यादा है? वो ज्यादा एक्टिव है जिसमें 10 पार्टिकल एक सेकंड में विघटित हो रहे हैं। तो किसी भी परमाणुओं के विघटन की जो दर है वही क्या कहलाएगी? एक्टिविटी कहलाती है। चूंकि रदरफोर्ड-सोडी संबंध क्या होता है? रदरफोर्ड-सोडी संबंध से कितना होता है? n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर में माइनस के लैम्डा टी। इसमें क्या करते हैं हम? दोनों तरफ लैम्डा n का मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा का, तो ये हो जाएगा लैम्डा n। इक्वेशन 1 से हम इसका मान रख सकते हैं, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं? a, इसको लिख दिया लैम्डा n नॉट, इसको a नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया e की पावर में माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने 2। अब जहां पर a नॉट कितना माना है हमने? जहां a नॉट कितने के बराबर है? लैम्डा n नॉट के बराबर। तो यहां पर भी अगर हम एक्टिविटी को देखें तो एक्टिविटी भी चरघातांकी रूप से लगातार कैसी होती हुई जाती है? पहले एक्टिविटी a नॉट थी, उसके बाद चरघातांकी रूप से वो लगातार क्या होती हुई जा रही है? कम होती हुई जा रही है एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला ये आ गया, और वो किस पर डिपेंड कर रही है? लैम्डा n नॉट, यानी कि प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या पर, सक्रिय परमाणुओं की संख्या पर वो क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। सक्रिय परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस समय एक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने कम होते चले जाएंगे उसी के संगत उसकी एक्टिविटी भी चरघातांकी रूप से क्या होती हुई जाएगी? कम होती हुई जाएगी। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, तो e की पावर माइनस लैम्डा टी के संगत में उसकी जो एक्टिविटी है लगातार कैसी होती जाएगी? कम होती हुई जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहले लिखें एक्टिविटी में किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी सक्रियता कहलाती है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उसकी सक्रियता कहलाती है। इसे सामान्यतः ए से व्यक्त किया जाता है, इसे सामान्यतः कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात 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 करते हुए इसको पूरा लिख दें, ए इक्वल टू, समीकरण 2 तक पूरा कंप्लीट कर दें और ग्राफ को भी बना लेना समीकरण 2 के बाद।
नेक्स्ट लाइन लिखना है इसके आगे a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अतः स्पष्ट है कि सक्रियता का मान चर घातांकी रूप से कम होता हुआ जाता है। अतः स्पष्ट है कि सक्रियता का मान चर घातांकी रूप से कम होता हुआ जाता है। ग्राफ बनाने के बाद लिखना था, समीकरण 2 के बाद ग्राफ बनाना था, उसके बाद लिखना है। अतः स्पष्ट है कि सक्रियता का मान चर घातांकी रूप से कम होता हुआ जाता है एवं समीकरण 1 से स्पष्ट है कि सक्रियता का मान सक्रिय परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। सक्रियता का मान सक्रिय परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, एन पर डिपेंड कर रहा है। ए इक्वल टू लैम्बडा एन के बराबर है, मतलब एन जितना ज्यादा होगा ए भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। किसी समय टी पर परमाणु संख्या यदि 1000 है तो उस समय एक्टिविटी ज्यादा होगी, जब 500 रह जाएंगे तो उस समय एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। इसका ये मतलब रहा। सक्रिय परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, सक्रियता का मात्रक क्या होगा? विघटन पर सेकंड। ये परमाणु की संख्या है, विघटन परमाणु की संख्या माइनस Tn/dt, तो विघटन पर सेकंड इसका मात्रक लिखते हैं। सक्रियता का मात्रक विघटन पर सेकंड होता है। और भी मात्रक होते हैं इसके, तो और मात्रक कौन कौन से होते हैं इसके? विघटन, एक क्यूरी भी होता है जिसमें होते हैं 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड ये होता है। एक रदरफोर्ड भी होता है, क्यूरी एक होता है रदरफोर्ड में होते हैं 10⁻6 विघटन पर सेकंड। मेन मात्रक तो विघटन पर सेकंड होता है। और एक बैकुरल भी होता है, एक बैकुरल, विघटन पर सेकंड को ही बैकुरल बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक बैकुरल इक्वल टू एक विघटन पर सेकंड होता है। ठीक है, एक विघटन पर सेकंड होता है। इस तरह से ये किसके मात्रक हो जाएंगे? आपके एक्टिविटी के। तो विघटन पर सेकंड होता है। इसके बाद लैंग्वेज लिखना, एवं कुछ अन्य मात्रक निम्न है, इनको लिख दो। एवं कुछ अन्य मात्रक निम्न है। लिख दो सभी को इनको। एक क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड होता है। एक रदरफोर्ड में 10⁻6 विघटन पर सेकंड होते हैं। एक बैकुरल में एक विघटन पर सेकंड होता है। और यदि क्यूरी और रदरफोर्ड में रिलेशन निकालना है तो बता सकते हो कितना आएगा? तो एक क्यूरी इक्वल टू कितना रदरफोर्ड होंगे? 3.7 × 10⁻4 × 10⁻6 से लिख सकते हैं। और 10⁻6 विघटन पर सेकंड के स्थान पर कितना लिख देंगे? एक रदरफोर्ड। कितना हो जाएगा ये? रदरफोर्ड, एक क्यूरी में एक रदरफोर्ड, इतने। जो आपके सोल टाइप क्वेश्चन आते हैं यूनिट फर्स्ट में, उसमें पूछ लिया जा सकता है ये। ठीक है, एक क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻4 रदरफोर्ड। लिख लो इसको पूरा। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन लिखें, एक रेडियो एक्टिव तत्व की सक्रियता एक रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 7.5 वर्ष में एक रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 7.5 वर्ष में घटकर अपने प्रारंभिक मान की, लगातार घटती हुई जा रही है एक्टिविटी, तो कितने समय में? 7.5 वर्ष में घटकर अपने प्रारंभिक मान की
1/32 रह जाती है, अपने प्रारंभिक मान की 1/32 रह जाती है, तब तत्व की अर्ध आयु टी हाफ ज्ञात कीजिए। तब तत्व की अर्ध आयु यानी कि टी हाफ ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्या, बताओ इस क्वेश्चन को कि एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1/32 रह जाती है 7.5 वर्ष में घटकर। तो हमें गिवन है क्या, समय इक्वल टू 7.5 वर्ष, कह नहीं रहा है कि अर्धायु है ये, ठीक है, अर्धायु तो ज्ञात कर दी, सॉरी, गिवन टी इक्वल टू 7.5 वर्ष, और जहां पर एक्टिविटी कितनी दे रखी है, A0/32, अपने प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है 1/32, इस तरह से लिख सकते हैं A इक्वल टू A0/32। देन या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है किसको, टी हाफ को, टी हाफ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। किस तरह से करेंगे, चूंकि वी नो दैट क्या कि एक्टिविटी कितनी होती है A0 e की पावर में माइनस के लैम्डा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्टिविटी कितनी दे रखी है, जब t इक्वल टू कितना है 7.5 वर्ष है, तब एक्टिविटी उसकी कितनी हो गई, A इक्वल टू A0/32 हो गई। अतः कितना हो जाएगा बताओ, A0/32, इस वैल्यूज को पुट कर देंगे, इक्वल टू A0 e की पावर में माइनस के लैम्डा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 ईयर, इस तरह से। लेकिन हमें ज्ञात क्या करवा रहा है, अर्ध आयु ज्ञात करवा रहा है। A0 से A0 गया, 1/32 इक्वल टू e की पावर में माइनस लैम्डा को हम t हाफ में किस तरह से लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन में कितना t हाफ, इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 7.5, इसको 1/32 लिख दिया, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर में 0.693 इंटू 7.5 अपॉन टी हाफ, इस तरह से, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होंगी ये घाते सभी, तो 0.693 को अंदर ले लिया, 7.5 अपॉन टी हाफ, इस तरह से लिख दिया। इसमें दोनों तरफ अगर हम देखें, इसको कितना लिख सकते हैं अपन, e की पावर में 0.693 को हम कितना लिख सकते हैं, बता सकते हो, 2 लिख सकते हैं क्या इसको, 2 की पावर में 7.5 अपॉन टी हाफ। कैसे लिखा है देखो, चूंकि log e2 पर वैल्यू होती है, log 10 पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होगी, कितने पर, log 10 पर 2 की वैल्यू। और जब इस पर ई बेस को अगर हम चेंज करेंगे तो ई बेस पर कितनी होती है log e2 की वैल्यू, हम निकाल लेते हैं इसको, किस तरह से निकाला था log e2 की वैल्यू, 0.3010 इंटू, या ऐसे लिख लो 2.303 इंटू log 10 इस तरह से लिख सकते हैं। ई बेस को 10 बेस में चेंज किया और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.303 इंटू 0.3010, ये टोटल कितनी हो रहेगी 0.693 इक्वल टू log e2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर में 0.693, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू e की वैल्यू 2 इक्वल टू e की पावर में 0.693। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो e की पावर 0.693 के स्थान पर हमने कितना लिख दिया 2। आगे लिखते हैं 32 को आप कितना लिख सकते हो 2 की पावर में, 2 की पावर 5 इक्वल टू 1/2 की पावर में 7.5 अपॉन टी हाफ, ठीक है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर में 7.5 अपॉन टी हाफ। इस तरह से आधार समान है, घातों की तुलना कर सकते हैं हम, इक्वल टू 7.5 अपॉन टी हाफ। तो यहां से टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बता सकते हो, 7.5 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं उसकी अर्धायु, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट।
ठीक है, उस हिसाब से आप इसको एक्सपोनेंशियल को सॉल्व नहीं कर पाते, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। इसके बाद हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में मेनली बात कर रहे थे, किस पे अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। तो इन्हीं के बारे में अब पूरा डीपली पढ़ना है। पहले तो आप नॉर्मली पढ़ रहे थे कि अल्फा क्षय क्या होता है, बीटा क्षय किस तरह से और क्यों हो रहा था। वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए सेगर चार्ट से हमने देखा था, तो वो किस तरह से स्थायित्व रेखा की ओर क्या हो रहा था, अग्रसर हो रहा था। तो इसके बाद अब फर्स्ट हम बात करते हैं किस पर, अल्फा क्षय पर। पूरा हम अल्फा क्षय पढ़ेंगे। तो अल्फा क्षय किसको बोल रहे थे, अल्फा पार्टिकल होता क्या है वास्तव में, जो हीलियम होता है 2He4 का नाभिक ही क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है। इसका जो नाभिक है वही अल्फा कण कहलाएगा। मतलब अल्फा कण है वो क्या होता है, उसमें दो प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब उसका जो टोटल मास है कितना होगा, वो 4 AMU होगा, और उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, +2E होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि कोई तत्व है XZA और ये इमिट कर रहा है किसको, एक अल्फा कण को, या हम लिख सकते हैं 2He4 को क्या कर रहा है, नाभिक को इमिट कर रहा है, अल्फा कण है ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, कोई अन्य तत्व बाई आ जाएगा, तो 2 प्रोटॉन उसमें से निकले होंगे, तो ये Z-2 हो जाएगा, और 2 न्यूट्रॉन भी निकले होंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का जो युग्म है उसी को हम अल्फा कण बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ए में कितनी की कमी आ जाएगी, 4 की कमी। यानी यहां से देख लो कि द्रव्यमान संख्या इधर ए है, तो इधर भी कितनी बनी रही है, ए, और टोटल जेड है, यहाँ पर भी कितना है, जेड। तो आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऑलवेज वैलिड होगा, ये ध्यान रखना, हमेशा वैलिड होगा। तो लिखें इसमें अल्फा 6 में, अल्फा 6 में लिखें अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु, द्विआयनित मतलब हीलियम परमाणु में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको आयनित कर दिया, He+2 को ही हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कण बोल रहे हैं। अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु, ब्रैकेट में लिख देना He+2, He+2 होता है। इसके आवेश का मान धनात्मक, इसके आवेश का मान धनात्मक एवं +2E होता है। इसके आवेश का मान धनात्मक एवं +2E होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। किसी अस्थायी नाभिक से, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है, किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन, किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन निम्न प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसी अस्थायी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन निम्न प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसको लिख दें अभिक्रिया को, ZXA, इससे 2He4 नाभिक अल्फा कण निकल रहा है और कोई अन्य तत्व बाई बन रहा है, और साथ में यहां पर कुछ ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, रिएक्शन को लिखने के बाद लाइन लिखना, अतः अल्फा 6 के कारण, अतः अल्फा 6 के कारण तत्व का परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम एवं द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है। अतः अल्फा 6 के कारण तत्व का परमाणु क्रमांक, अतः अल्फा 6 के कारण तत्व का परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम एवं द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है। इसके बाद अल्फा जो 6 है इसकी विशेषताएं उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अल्फा 6 की विशेषताएं।
अल्फा कणों की विशेषताएं डाल सकते हो, या तो अल्फा कणों की विशेषताएं, इसके बाद हेडिंग डाल देना इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं। यहां पर हम कभी तो इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा कण बोल देते हैं, और कभी इनको अल्फा बीटा गामा किरणें भी बोल देते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि ये कण है या किरणें हैं? देखो अल्फा और बीटा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और अल्फा ये तो कण है, और गामा वास्तव में क्या है, एक किरण है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, डी ब्रोगली आपने पढ़ा है, ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ाया था कि जब भी कोई पार्टिकल है गति कर रहा है तो उसकी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी होती है। इसी तरह से जब कोई तरंग गति करती है तो उसके साथ क्या संबंध रहता है, कण संबंध रहता है। इस तरह से बता रहा था कौन, डी ब्रोगली। तो ये जब कण गति करते हैं तो इनको एक तरंग के भांति मान सकते हैं, और ये जब तरंग गति कर रही है तो इसको कण के भांति मान सकते हैं, मतलब ड्यूअल नेचर हो सकती है। तो हम किसी को भी कण बोल सकते हैं या किसी को भी हम किरण बोल सकते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो अल्फा कणों की विशेषताएं हेडिंग डालकर यहां छोड़ देना, इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।